Hello everyone. Hopefully you all are fit and fine. ऑनलाइन स्टडीज़ फ्रेंड्स, अब हम ये कह सकते हैं कि ऑनलाइन स्टडीज़ जो है वो हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो कहीं ना कहीं हम हमेशा ये सोचते हैं और ढूंढते रहते हैं कि हाउ कैन वी मेक ऑनलाइन स्टडीज़ इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली। ऑनलाइन स्टडीज़, लेट्स मेक इट प्रोडक्टिव। हम कैसे इसको प्रोडक्टिव बना सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज़ को। लेकिन बिफोर आई प्रोसीड विद दैट, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स टू अटेंड दिस सेशन ऑल्सो। अकेले स्टूडेंट अटेंड ना करें, पेरेंट्स भी साथ में अटेंड करें। तो अगर बच्चा पार्टी आप अकेले ये वीडियो देख रहे हो तो फटाफट आपके पेरेंट्स को भी बुला लो, वो भी साथ में ये वीडियो देखें। क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आप लोगों के ऊपर एग्ज़ाम्स है या स्टडीज़ है, ऑनलाइन स्टडीज़ का प्रेशर बना रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को हैंड इन हैंड वर्क करना है कि जिससे हम हमारा ऑनलाइन स्टडी जो है उसको क्या कर सके, प्रोडक्टिव बना सकें। ठीक है, तो इसलिए आपके पेरेंट्स भी ये चीज़ अटेंड करेंगे, तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो आगे प्रोसीड करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम पार्श्व शाह, टीचिंग मैथमेटिक्स इन क्लास 8, 9 एंड 10। सो यहाँ पे ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स मैंने शॉर्ट आउट किए हुए हैं कि जो हम आज डिस्कस करेंगे। और इस एक छोटी सी मैं कोशिश करूँगा कि आप आपके ऑनलाइन स्टडीज़ को कैसे प्रोडक्टिव और इफ़ेक्टिव बना सकते हो, ठीक है, वो आपको पता चले। सो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, हाउ टू स्टडी ऑनलाइन। ऑनलाइन कैसे स्टडी करना है, इससे पहले समझने की चीज़ है दैट इज़ द सेल्फ स्टडी। क्योंकि जब हम कह सकते हैं कि हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, कि हम सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। अब सेल्फ स्टडी इन द सेंस क्या और हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई भी पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट कंसिडर करो कि जो आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आप चैप्टर 1 ओपन करो टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक आपके पास सबसे पहला मटेरियल है जो कि स्टडी के लिए क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो टेक्स्ट बुक ओपन करो, पहला चैप्टर ओपन करो और वो चैप्टर रीड करो। ठीक है, अगर बाकी सब सब्जेक्ट्स है तो आप चैप्टर रीड कर सकते हो। मैथमेटिक्स है तो उसका थियरी रीड करो, एग्जाम्पल्स देखो और एक्सरसाइज के सम्स खुद करने की कोशिश करो। दैट इज़ द सेल्फ स्टडी फॉर ईच सब्जेक्ट। अब सपोज बाकी के सब्जेक्ट में अगर हम डिस्कस करें कि आपने कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है, और उस टॉपिक को आपको समझने के लिए थोड़े बहुत रेफरेंस की ज़रूरत है, तब आप क्या करो, ऑनलाइन स्टडीज़ पे फोकस करो कि हाँ भाई मुझे इसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो उसके जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसी के रिगार्डिंग आप क्या करो, गूगल सर्च करो, ठीक है, या यूट्यूब पे उसके रिगार्डिंग वीडियोज़ देखो। तो इससे क्या होगा कि आपको काफ़ी सारा एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगा, आप अलग अलग चीज़ें डिस्कवर करोगे। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन सेल्फ स्टडी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कह सकते हैं कि आपके सेल्फ एस्टीम को भी बूस्ट अप करेगा। ठीक है, नई नई चीज़ें आप डिस्कवर करोगे, इस वजह से आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, कि हाँ अब ये चैप्टर में आगे और क्या क्या है मुझे जो पढ़ना है, आप कोशिश करोगे तो ये चीज़ पॉसिबल होगी। आपको अब ऐसा लगेगा, यहाँ पे क्वेश्चन तुरंत रेज होता है ना आज की जनरेशन को, कि सब काम हमें ही करना है, सेल्फ स्टडी है तो टीचर्स क्या करेंगे। काफ़ी ऐसे मैंने वीडियोस भी देखे हैं यूट्यूब पे जो रोटेट आई मीन टू से आगे बढ़ रहा है, क्या टीचर्स क्या करेंगे। पर सेल्फ स्टडी जो है ये अगर आप करोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। अब इंस्टीट्यूट का रोल क्या है, तो यहाँ पे हमेशा पेरेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि चलो बच्चों को सेल्फ स्टडी तो करना है, लेकिन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये प्रॉब्लम होता है। यानी कि एक टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टेबल जो है वो इंस्टीट्यूट बना के आपको दे रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि टाइम टेबल के हिसाब से आपको जो भी टॉपिक के लेक्चर्स या ऑडियोज़ जो भी चीज़ें मिल रही है उन चीज़ों को क्या करो, आप अटेंड करो। लेकिन यहाँ पे चीज़ ख़त्म नहीं हो जाती है। ठीक है, क्या ऑनलाइन स्टडीज़ मतलब क्या सिर्फ जूम लेक्चर अटेंड करना, वीडियो लेक्चर अटेंड करना या ऑडियो लेक्चर अटेंड करना,
नहीं, ये ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं है और यहाँ पे चीज़ कभी भी ख़त्म होती भी नहीं है, ठीक है। इससे बेटर क्या है कि जो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पर्टिकुलर डे पे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाया गया, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप फोकस करो कि हमें कितनी चीज़ें इस टॉपिक में से समझ में आई। अगर पूरा टॉपिक हमें समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अब उसके लर्निंग प्रोसेस के ऊपर आप फोकस करो, ठीक है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस आपका ख़त्म हो चुका है। बट इन द केस इफ़ यू स्टिल फील कि नहीं मुझे समझ में नहीं आया है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आप रिस्पेक्टिव फैकल्टी को कॉल करो या उनके साथ व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करो और आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर करो, ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ दैट कि अगेन जो मैं कह रहा हूँ और कब से इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी, उस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आप कंटेंट इंटरनेट पे सर्च करो और खुद आपकी जो क्वेरीज है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, जैसे मैंने कहा कि आप नई नई चीज़ें डिस्कवर करोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा, एक सिर्फ किताबी कीड़े बन के नहीं रह जाओगे, ठीक है। आप अगर फैकल्टी को कॉल करोगे तो फैकल्टी क्या करेगा, सिर्फ आपको वो टॉपिक वापस से अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, आपको सेटिस्फाई करेगा कि हाँ भाई अब बेटा समझ में आ गया, दैट्स इट। लेकिन अगर आप खुद इसके ऊपर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारा अलग अलग कंटेंट जो है वो इस चीज़ के लिए देखने को मिलेगा और डीप में वो टॉपिक देखने को मिलेगा, जो कि शायद स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिर्फ देखने को ना मिले, जो वीडियोज़ या ऑडियोज़ मिल रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा कि हमें इतना एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है। इसी वजह से मैं सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। प्लस नई नई चीज़ें जैसे कि आप डिस्कवर करोगे तो आपका इंटरेस्ट जो है वो स्टडी के लिए बढ़ेगा। तो एक खास करके आपको पढ़ाई में ये चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि जो जो टाइम टेबल के हिसाब से कंटेंट आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मिल रहा है, उसी दिन उसमें जो भी टॉपिक आया है वो आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आज मैथ्स का लेक्चर है और मैथ्स में मैंने सपोज फैक्टराइजेशन एक्सप्लेन किया, तो वो फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो ही जाना चाहिए। पर्टिकुलर अगर मैंने कोई आइडेंटिटी आपको एक्सप्लेन की तो वो आइडेंटिटी जो है वो आपका उसके रिगार्डिंग सम्स जो होंगे वो कैसे हमें सॉल्व करने हैं या कैसे फैक्टराइज करना है, ये आपका क्लियर हो ही जाना चाहिए। वो उतना टारगेट आपको रखना है, ताकि क्या होगा कि ग्रेजुअली टाइम टेबल के हिसाब से यहाँ आपको टॉपिक और सिलेबस कंक्लूड होता जाएगा, वैसे आपका भी घर पे वो टॉपिक जो होगा वो क्लियर होता जाएगा। अनदर थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड हाउ टू स्टडी में, कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ऑनलाइन भी, तो नोटबुक और पेन लेके बैठो। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स उसी वक्त बनाते जाओ। लेक्चर चाहे चल रहा है तो उस लेक्चर को पॉज करो, नोट्स बनाओ और फिर आगे बढ़ो। इससे क्या होगा कि ये जो नोट्स है वो आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होगा कि जब सपोज चैप्टर 1 पढ़ाया गया, चैप्टर 1 के मेरे 10 वीडियोज़ हैं, तो चैप्टर 1 में 10 वीडियोज़ आप वापस रिपीट नहीं कर पाओगे कि जब उसका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। आगे जाके 2 महीने बाद सपोज मान लो चैप्टर 1 का एग्ज़ाम आया, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप चैप्टर 1 के वापस से 10 वीडियोज़ देखने के लिए बैठोगे, उतना टाइम आपके पास नहीं होगा। लेकिन अगर उन्हीं वीडियोज़ में से आपने नोट्स बना के रखे हैं तो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो नोट्स और खुद पढ़ सकते हो। तो ये एक चीज़ जो है उसके ऊपर आपको खास करके फोकस करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हाउ टू स्टडी में अगेन मैं कंक्लूड करना चाहूँगा मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, कि मैथमेटिक्स में हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे यूट्यूब के, जो कि लिंक जो है वो मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप में शेयर करूँगा टाइम टेबल के हिसाब से। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप वीडियो देख पाओगे, दैट वीडियो विल बी एक्सेसिबल टू यू, और उसमें पर्टिकुलर टॉपिक क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें बोर्ड पे अच्छे से मैंने प्रेजेंट की है। हर एक टेक्स्ट बुक का सम जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ अगर सेम काइंड ऑफ सम्स होंगे और होमवर्क में दिए तो वो बात अलग है, अदरवाइज सारे के सारे सम्स टेक्स्ट बुक के एनसीईआरटी के जो है वो मैंने उस वीडियो पर लेक्चर में कंक्लूड किए हुए हैं, सॉल्व किए हुए हैं और एक्सप्लेन किए हुए हैं। हर एक चैप्टर में स्टार्टिंग में पहले थियोरी पार्ट आएगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम चैप्टर की एक्सरसाइज के ऊपर और सम्स के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम मैथमेटिक्स में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन बाकी सब सब्जेक्ट में और मैथमेटिक्स में कैसे आपको करना है वो सारी चीज़ मैंने आपको हाउ टू स्टडी ऑनलाइन में जैसे एक्सप्लेन की इस पॉइंट में, और सेल्फ स्टडी पे मैंने जो फोकस किया वो आप खास ध्यान रखना, ठीक है। जितना खुद पढ़ोगे उतना आप अच्छे से चीज़ें समझ पाओगे, और समझ के पढ़ोगे, रट के नहीं पढ़ोगे, ठीक है। ये सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा बेनिफिट है। देन आफ्टर नेक्स्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है हाउ टू अपीयर फॉर एग्जाम्स। जैसे कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम्स है जो कि घर पे देने होते हैं, तो हमेशा हम कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम्स जो है वो तीनों लोगों के लिए हेडेक बन जाता है, टीचर, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स कैसे देने हैं उसके लिए मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, पहले खास करके सब लोग ध्यान में रखना कि ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, दिस इज़ जस्ट माई पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कि ये ऐसे होना चाहिए तो ये स्टूडेंट के लिए खास करके हेल्पफुल रहेगा, ऐसा मैं यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये खास ध्यान रहे आप लोगों को। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम्स के लिए क्या है, तो मैंने मेरे व्यूज़ को क्लासीफाई किया हुआ है नॉन बोर्ड क्लासेस और बोर्ड क्लासेस के लिए, क्योंकि बोर्ड क्लासेस के लिए थोड़ा ट्रीटमेंट एग्ज़ाम के लिए अलग होगा, ठीक है। और नॉन बोर्ड क्लासेस यानी कि अप टू 9th क्लास, मतलब 8, 9 एंड 11th क्लास के लिए थोड़ा सा अलग होगा। तो नॉन बोर्ड क्लास को सबसे पहले क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं या पिछले साल हमने क्या किया वो अगर हम डिस्कस करें, जैसे ही पेपर आएगा व्हाट्सएप पे हम PDF डाउनलोड करेंगे और ख़त्म। एक टैब पे गूगल ओपन है, एक टैब पे व्हाट्सएप ओपन है, डिस्कशन चल रहा है, रेफरेंस ले रहे हैं हम कहीं ना कहीं से, और पूरा पेपर एकदम मस्त बढ़िया नीट एंड क्लीन कंडीशन में हम क्या करते हैं, लिखते हैं और सबमिट करते हैं। ये हमेशा हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम इसी तरीके से होता है। पर इससे बेटर चीज़ क्या है कि जब भी आपको एग्ज़ाम का डेट पता चलता है तो उस एग्ज़ाम के पर्टिकुलर डेट के एटलीस्ट 1 वीक, 10 डेज़ या 15 डेज़ पहले से आप इसका प्रिपरेशन शुरू करो, ठीक है। प्रिपरेशन करो, उसके बाद जैसे ही आपको PDF में पेपर मिलता है तो आप सिर्फ आंसर शीट और पेन लेके क्या करो, वो पेपर जो है वो यानी कि एग्ज़ाम जो है वो अटेम्प्ट करना शुरू करो। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं नोटिफाई करना चाहूँगा कि हो सके अगर पॉसिबल है घर पे प्रिंटर अवेलेबल है या नियर बाय में कोई प्रिंटिंग डिवाइस अवेलेबल है तो आप उस पर्टिकुलर PDF का प्रिंट रिमूव करके उसको अटेम्प्ट करो, थोड़ा एग्ज़ाम का डेकोरम भी मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़ कि मोबाइल जो है वो हमारे से दूर रहेगा और हमारा ऑन स्क्रीन टाइम कम होगा, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए हमें स्क्रीन में देखना नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट और पेन लेके आप ऑनेस्टली पूरा पेपर पहले अटेम्प्ट करो, ठीक है। पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, बाद में आपको पता चल जाएगा कि इतने क्वेश्चंस मुझे आए अच्छे से, इतने क्वेश्चंस में मुझे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, मैंने 50% अटेम्प्ट किया, 50% नहीं किया, और इतने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मुझे आए ही नहीं है, ठीक है। तो बाद में आप क्या करो कि जो आपने आधे अधूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए 50% वाले, और जो आपने बिल्कुल ही अटेम्प्ट नहीं किए हैं क्वेश्चन, उनको आप अच्छे से रिवाइज करो, रीड करो। सम्स है अगर तो उनकी प्रैक्टिस करो नोटबुक में अच्छे से, जो जो सम्स आपने अनअटेम्प्टेड छोड़े हैं, ठीक है। और जो जो क्वेश्चंस आपने 50% या आधे अधूरे अटेम्प्ट किए हैं उन सबको आप क्या करो, अच्छे से रिवाइज करो। सम्स है तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आप लोग क्या करो, पेपर को रीराइट करो, फिर से पूरा पेपर लिखो क्वेश्चन 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक। और भले ही आप फिर स्कूल में सेकेंड टाइम अटेम्प्टेड पेपर क्या करो, सबमिट करो, ताकि जो आप लोगों की इनजस्टिस वाली फीलिंग है ना उसको जस्टिस मिलेगा। आप लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि भाई हम तो ऑनेस्टली पेपर अटेम्प्ट करें, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे जो है वो ऑनेस्टली पेपर अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो फिर हमें जस्टिस कैसे मिलेगा, ठीक है। जब रिजल्ट बनेगा तब हमारे साथ तो इनजस्टिस होगा। लेकिन अब अगर आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे तो आपका जो इनजस्टिस वाला क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया। दूसरी चीज़ कि पहले आपने ऑनेस्टली पेपर अटेम्प्ट किया तो आप आपका सेल्फ एवोल्यूशन कर पाओगे कि मुझे कितनी चीज़ आती है और मैं कितने मार्क्स डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। बाद में आपने पूरा पेपर अच्छे से वापस रीड किया या प्रैक्टिस किया और फिर रीराइट किया, ठीक है। भले ही रीराइट किया हुआ पेपर आप स्कूल में सबमिट करो या इंस्टीट्यूट पे सबमिट करो, ठीक है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा कि जो चीज़ें आपने गूगल से या व्हाट्सएप से या कहीं से रेफरेंस लेके ऐसे ही लिख दी है, जो चीज़ आपको आती ही नहीं है और वो अनअटेम्प्टेड ही छूट जाएगी,
ठीक है, लीगली भले आपने कॉपी कर दिया है लेकिन दिमाग से तो अनअटेम्प्टेड ही है ना। तो ये एक बेटर वे रहेगा कि आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा और एक बार ऑनेस्टली आपने एग्ज़ाम दी तो आप आपका खुद का एवोल्यूशन कर पाओगे, और दूसरी बार जो है वो आपने पूरा पेपर अगेन प्रिपेयर करके ऑनेस्टली लिखा खुद, ठीक है, वापस कॉपी पेस्ट नहीं किया, तो वो भी एक आपके लिए क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो पेरेंट्स भी खास करके इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें कि भले ही बच्चा 2 बार एग्ज़ाम दे पूरे दिन में, पर उसको देने दीजिए और इस तरीके से देने दीजिए। पहली बार ऑनेस्टली, दूसरी बार पूरा पेपर वो प्रिपेयर करके वापस लिखे। ऐसा नहीं करे कि सीधा ही पेपर आया, पूरा पेपर पहले प्रिपेयर कर दे और फिर लिखने बैठ, नहीं, पहले खुद ही लिखने दो उसे, ताकि पता चले कि मुझे कितना आता है और मुझे कितने एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत है। उसके बाद दोबारा उससे खुद लिखवाइए या प्रिपेयर करके लिखवाइए, मतलब। तो ये एक चीज़ खास ध्यान में रखनी है नॉन बोर्ड क्लासेस के लिए। बोर्ड क्लासेस के लिए अगेन वो वाला पॉइंट सेम ही रहेगा कि जैसे ही आपको डेट मिल जाता है एग्ज़ाम का, उसके आप आगे के दिनों से प्रिपरेशन शुरू कर दो। वैसे तो बोर्ड क्लासेस को डे 1 से ही प्रिपरेशन शुरू कर देना चाहिए, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का, पर फिर भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा हूँ मैं कि आप 1 वीक या 15 दिन से प्रिपरेशन शुरू करो। एक ही बार पेपर लिखो, ऑनेस्टली ही लिखो और उसे ही सबमिट करो। द रीज़न इज़ डैट कि बोर्ड क्लासेस के स्टूडेंट का एवोल्यूशन जो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या स्कूल करे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आपके मार्क्स आएंगे तो आपको पता चले कि मुझे और कितनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स की या मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप लोग चीटिंग करके, मतलब इसी तरीके से अलग अलग जगह से रेफरेंस लेके लिखा हुआ पेपर सबमिट करोगे तो आप लोगों जो होंगे वो ऐसे ही मतलब उसमें रहोगे कि भाई हाँ, मेरे तो आराम से 80-90% मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब कम मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, इतने मार्क्स मेरे कम आ रहे हैं। ये तब होगा कि जब आप ऑनेस्टली एग्ज़ाम दोगे। इसलिए बोर्ड क्लास स्टूडेंट्स खास करके ये ध्यान दें, 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को ऑनेस्टली ही एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये हुआ हाउ टू अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो ये जो पहले 2 पॉइंट्स थे वो कम्प्लीटली हम कह सकते हैं कि किताबी कीड़े टाइप ऑफ पॉइंट्स थे कि भाई कैसे पढ़ना है और कैसे एग्ज़ाम देना है, जो कि आपके सिर्फ एकेडमिक करिकुलम के ऊपर ही फोकस कर रहे थे। अब बाकी के जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके डेवलपमेंट के लिए रखे हैं, जिसमें पहला पॉइंट है डेवलप न्यू स्किल्स, ठीक है, कि हम हमारे अंदर ऑनलाइन स्टडीज़ के टाइम पे खास करके क्या कर सकते हैं, न्यू स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। कैसे? तो पहले टाइम हमारे पास है, क्योंकि अगर हम यूँ देखने जाए तो कई इंस्टीट्यूट पे आने जाने का टाइम हमारा बच रहा है, इतने ज़्यादा लेक्चर्स नहीं हैं तो वो भी टाइम हमारे पास बच रहा है, ठीक है। पहले ऐसा होता था कि हम स्कूल आते थे जाते थे, कोचिंग आते थे जाते थे, सभी का होमवर्क करते थे, इतने में ही पूरा दिन ख़त्म हो जाता था, क्लास वर्क, होमवर्क और पता नहीं प्रोजेक्ट्स एंड सो मैनी थिंग्स ऐसे रहता था। तो हमारे पास टाइम ही नहीं रहता था कि हम कुछ नई चीज़ कर पाए या उसके ऊपर फोकस कर पाए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा है कि एक तो हमें घर पे ही बैठना है, बाहर जा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम इस घर पे बैठने वाले टाइम को भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हैं इन डेवलपिंग न्यू स्किल्स। आपको जो पर्टिकुलर स्किल में इंटरेस्ट हो, इसका कंटेंट सारा इंटरनेट पे अवेलेबल ही है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करो, कंटेंट ढूंढो, वीडियोस ढूंढो, ठीक है। स्किल्स तो किस तरीके के स्किल्स, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँ। जैसे कि सपोज मान लो आपको क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है, क्विलिंग आर्ट में इंटरेस्ट है, फिर इंग्लिश स्पीकिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो ये भी एक स्किल है। ड्राइंग में, म्यूज़िक में, डांस में, तो ये तो ऑफकोर्स बेसिक हमारे स्किल्स है। इसके अलावा अगर हम देखने जाए कुकिंग में अगर आपको इंटरेस्ट है तो ये भी एक स्किल है। और यहाँ पे अगेन मैं जेंडर इक्वालिटी की भी बात करूँगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ को कुकिंग में इंटरेस्ट ना हो भी सकता है और आप उसमें आगे भी बढ़ सकते हो, ठीक है। तो कुकिंग एक स्किल है कि जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे अलग अलग स्किल्स जो है कि जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो और आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। कैलीग्राफी है कि आपके राइटिंग, कैलीग्राफी इन द सेंस आपको मालूम है, तो उसके ऊपर ये स्किल है एक तरीके का कि जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। तो और ये तो मैंने बहुत ही कुछ एग्जांपल्स। वीडियो एडिटिंग, ओ माय गॉड, ये तो आप सब लोगों को तो बहुत अच्छे से आता है, ठीक है।
देखे भी मैंने वीडियोस कुछ, तो वो भी एनिमेशन बहुत ही अच्छा स्किल है। और जैसे आप लोगों को पता है, मुझे कोई उसका मतलब प्रोडक्शन नहीं करना है या प्रमोशन वमोशन नहीं करना है, लेकिन आपको पता है अभी रिसेंटली ये तारक मेहता का एनिमेटेड सीरीज़ जो है वो लॉन्च हुआ है। तो एनिमेशन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो उसके ऊपर ये भी एक स्किल है, तो वो भी आप लर्न कर सकते हो ऑनलाइन। तो ऐसे ये मैंने कुछ ही एग्जांपल्स दिए कि ये नए नए अलग अलग स्किल्स हैं कि जिनको आप डेवलप कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आज ही देखा और आज ही आ जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर कोई स्किल को डेवलप होने के लिए टाइम लग सकता है, डिपेंड्स ऑन द स्किल, 3 महीने 6 महीने। पर आप एक पर्टिकुलर कोई एक आपके अंदर जो आप स्किल डेवलप करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करो, उसके रिगार्डिंग कंटेंट ढूंढो, डेवलप करो वो आपके उसके रिगार्डिंग। अगर आपको कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो वो बाहर से परचेज करके आओ, इम्प्लीमेंट करो और उसमें आगे बढ़ो। तो ये जो स्किल्स है वो आगे कहीं कहीं अलग अलग जगह पे आपको यूज़फुल होगा। टीचिंग भी एक स्किल है, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ स्किल। तो ये भी आपको यूज़फुल होगा, ये भी आप लर्न कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारी अलग अलग स्किल्स आप डेवलप करने के ऊपर फोकस कर सकते हो। पर एक साथ 5 चीज़ें ले ली और 5 चीज़ों में से कोई भी ढंग से नहीं सीखी, ऐसा मत करना। कोई एक पर्टिकुलर स्किल आराम से सिलेक्ट करो, भले सिलेक्ट करने में ही आपके 15-20 दिन जाए, ठीक है। सारी चीज़ें अच्छे से सर्च करो, पर कोई एक डेफिनेटली एक ही स्किल आप सिलेक्ट करो और उस एक के ऊपर फोकस करो अच्छे से। उसको पहले आप क्या करो, डेवलप करो अपने अंदर, और बाद में दूसरी स्किल के ऊपर आप स्विच हो, ठीक है। तो ये एक नई चीज़ आप कर सकते हो। नाउ थर्ड थिंग जो कि अगेन पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स को हमेशा से ये रहता है कि पहले तो बच्चे खेलने जाते थे, साइकिलिंग के लिए जाते थे, तो काफ़ी सारी फिजिकल एक्टिविटी उनकी हो जाती थी। स्कूल में भी पीई के लेक्चर्स और स्पोर्ट्स वगैरह काफ़ी सब कुछ चलता रहता था। लेकिन अब तो सडनली सब चीज़ें बंद है, बच्चों को भी हमें घर पे रखना पड़ रहा है, ठीक है, उनको बाहर नहीं भेज सकते हैं। तो बच्चे के साथ क्या फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है, तो वो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। लेट्स हैव सम एक्टिविटीज़ विथ पेरेंट्स। यहाँ पे पेरेंट्स आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हमेशा मुंह फुला के बैठ जाते हैं कि हमें तो काफ़ी सारी एक्टिविटी करनी है मम्मी पापा के साथ, लेकिन मम्मी पापा के पास टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ है ना, वो बच्चों के साथ करनी है। जैसे कि मॉर्निंग में आप ये कर सकते हो कि बच्चे को कह सकते हो कि आपका बेड शीट आप खुद ठीक करो, ब्लैंकेट खुद फोल्ड करो, ठीक है, बेड अच्छे से मतलब उसको रखो, ठीक है। स्टडी टेबल आपका है, आप खुद साफ़ करो अच्छे से, आपका रूम जो है वो पूरा ठीक करो। तो ये आप कर सकते हो। सपोज़ इस सिचुएशन में मेड आ नहीं रहे या मेड एब्सेंट है, ठीक है, घर पे नहीं आ पा रहे हैं, तो आप उनके साथ वर्क शेयर कर सकते हो। जैसे कि बर्तन मैंने साफ़ कर लिया, अब आप पोंछ लो, बच्चों को कह सकते हो बर्तन पोंछने के लिए, इतना तो वो कर ही सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के अंदर काफ़ी सारे मोरल वैल्यूज़ डेवलप करता है, ठीक है। फिर कुकिंग में आप उनकी हेल्प ले सकते हो, जैसे स्किल्स में भी मैंने कुकिंग की तो बात की ही, पर इसके अलावा भी तो कुकिंग में आप उनकी हेल्प ले सकते हो। वॉशिंग मशीन है तो वो ऑपरेट करने में आप बच्चे की हेल्प ले सकते हो। चलो बेटा कपड़े सारे के सारे वॉशिंग मशीन में डालो, देखो कितना टेबल स्पून स्क्रीन पे शो कर रहा है, उतना टेबल स्पून आप डिटर्जेंट उसमें डालो, पूरा मशीन वो ऑपरेट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है, ठीक है। और दूसरे अगेन यहाँ पे वापस मैं जेंडर इक्वालिटी की बात करूँगा कि ऐसा नहीं कि लड़कियाँ ही ये काम करें, लड़के यही काम करें या बैठे ही रहे या खेलते ही रहे। सारे काम दोनों में इक्वली डिवाइड होने चाहिए, या लड़के भी सारे काम कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि बच्चे जो है वो पेरेंट्स के साथ टाइम भी स्पेंड कर पाएंगे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी होगी घर में रह के ही, और उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी डेवलप होंगे। इसके अलावा अगर पेरेंट्स थोड़ा बहुत भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो पेरेंट्स को बच्चों के साथ इंडोर गेम्स भी खेलने चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे जिसको मोनोपोली कहते थे, जिसे अभी के टाइम पे बिजनेस कहा जाता है, बहुत अच्छा गेम है जो कि बच्चों के साथ खेलना चाहिए, माइंड गेम है। तो ऐसा वीक में अगर आप ट्वाइस 2 बार बिजनेस खेलो, चेस खेलो, लूडो खेलो, ठीक है, स्नेक एंड लेडर खेल सकते हो, फिर चेस खेल सकते हो, शायद मैं भूल गया चेस तो पता नहीं, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग जो हम गेम्स हैं जो कि घर पे इंडोर गेम्स हैं जो कि हम घर पे खेल सकते हैं और जिससे बच्चों का डेवलपमेंट भी हो सकता है। तो ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो कि अगर बच्चे पेरेंट्स के साथ करेंगे तो उनका पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन भी बढ़ेगा और फिज़िकल एक्टिविटी भी
बनी रहेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टेक केयर ऑफ़ योर आइज़ एंड फिजिकल हेल्थ। गुजराती में अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो एक कहावत है, पहलू सुख ते जाते नर्या। ओके, तो यहाँ पे जब हम ऑनलाइन स्टडीज़ करते हैं तो ये चीज़ के ऊपर हमें ख़ास फोकस करना चाहिए, क्या कि हमारी आइज़ जो है उसके ऊपर इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ना आए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले वो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए कोई भी स्क्रीन के सामने बैठते हो, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या और कोई भी स्क्रीन, ठीक है, तो टैब या जो भी, तो जब आप स्क्रीन के सामने बैठते हो तब आप क्या करो कि 1 आवर का अलार्म लगा के बैठो। और जैसे ही 1 आवर के बाद वो अलार्म बजता है, ठीक है, ये 1 आवर भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ पर इतना चाहिए होगा इस वजह से, तो जैसे ही 1 आवर का अलार्म बजता है आपका स्क्रीन आप ऑफ कर दो। कुछ भी हो, अलार्म बजता है मतलब स्क्रीन हमें ऑफ कर देना है। बाद में आप क्या करो, आइज़ को रेस्ट दो, ठीक है, थोड़ी देर आंखों को बंद करके आप बैठो। उसके बाद आप क्या करो कि आपकी फ्रिक्वेंटली आपकी आइज़ को, बीच में भी ये 1 आवर आप पढ़ रहे हो, ऑन स्क्रीन टाइम स्पेंड कर रहे हो, उसमें भी आप पॉज करके ये चीज़ कर सकते हो कि आपकी आइज़ को क्लीन वाटर से वॉश करो फ्रिक्वेंटली, ठीक है, ताकि क्या है कि आपकी आइज़ को रेस्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ कि ऑन स्क्रीन टाइम जो है वो हमारा कंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए। 1 आवर हमने ऑन स्क्रीन पढ़ा, उसके बाद एटलीस्ट आप 1 आवर का ब्रेक लो। इस ब्रेक में ऐसा नहीं है कि सो जाना है, हाँ शॉर्ट नैप ले सकते हो, लेकिन उसके अलावा आप क्या करो, जैसे कि आपकी स्किल्स है उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो पर विदाउट स्क्रीन अगेन, ठीक है। पेरेंट्स के साथ जैसे मैंने डिस्कस किया कि आप हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ कर सकते हो तो उसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो 1-1.5 घंटे के बाद वापस स्क्रीन पे आओ, वापस कोई लेक्चर या जो भी आपको अटेंड करना है वो आप करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो ताकि आपकी आइज़ के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। सिर्फ आइज़ नहीं, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ भी मैंने लिखा है। क्यों फिजिकल हेल्थ लिखा है? क्योंकि ऑनलाइन स्टडीज़ के टाइम पे हमारा पॉस्चर भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्लासरूम में क्या होता है कि हम डायरेक्ट सीधे बैठे हुए होते हैं बेंच पे, बोर्ड सामने की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा कि स्क्रीन होगा, तो स्क्रीन में हम ऐसे, जनरली हमारी आदत होती है हम ऐसे मोबाइल या जो भी चीज़ है, क्योंकि 60% स्टूडेंट्स मोबाइल से पढ़ रहे हैं, 60 to 70, तो मोबाइल ऐसे और ऐसे झुके हुए हम रहते हैं। तो इस तरीके से जब हम झुके हुए रहते हैं तो आपका स्पाइन जो है वो आप देखो बैंड है, और कंटिन्यूअस 1 आवर 2 आवर पता नहीं कितने टाइम तक ये बैंड रहेगा, तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ को बहुत अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। इससे बेटर क्या होगा कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका स्क्रीन जो है वो आपके सामने रहे वैसे अरेंज करना चाहिए। तो अगर मोबाइल है तो मोबाइल का स्टैंड आप लेके आओ और उस स्टैंड में मोबाइल को होल्ड करो और आपके हैंड्स को फ्री रखो, और आपके सामने स्क्रीन रहेगा, नीचे नहीं रहेगा, तो आपका पॉस्चर जो है वो सही सही रहेगा। सो हमेशा आप स्टडी टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे ही क्या करो, पढ़ाई के लिए बैठो, लेटे लेटे या ऐसे ही कहीं पे भी बैठ के पढ़ाई मत करो, ताकि आपका, अगर आप स्टडी टेबल पे या डाइनिंग टेबल पे बैठ के पढ़ाई करोगे तो आपका पॉस्चर सही रहेगा और आपका फिजिकल हेल्थ जो है वो भी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। And last but not least and very much important we can say that is the meet your friends online। आपके फ्रेंड्स को आप ऑनलाइन मिलो, ठीक है, क्योंकि हम फिजिकली मिल नहीं सकते हैं, घर के बाहर जा नहीं सकते हैं, तो एक फ्रेंड्स मतलब कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा एन्जॉयमेंट है जब हम ग्रुप में होते हैं, एक साथ होते हैं, बातें करते हैं, जो कि स्कूल में होता है, एक दूसरे के साथ लंच शेयर करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, फ्रेंड्स को ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है। सब लोग अपना अपना डिब्बा लेके बैठो स्क्रीन के सामने, खुद का नाश्ता एंजॉय कर सकते हो, ठीक है, और बातें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ खास डिस्कस करना चाहूँगा कि जब भी आप ऑनलाइन मिलो तो आपका डिस्कशन भी कैसा होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए खास करके, क्योंकि डिस्कशन जनरली मैंने सुना हुआ है, जो भी आप लोग ऑनलाइन मिलते हो, बे यार आज का तूने वो ऑडियो सुना, कुछ समझ नहीं आया, पर ऐसे डिस्कशन करने का फ़ायदा ही क्या। इससे बेटर है कि आपका डिस्कशन क्या होना चाहिए, आज का तूने वो ऑडियो सुना, वैसे तो ठीक ठाक था ऑडियो, पर लेकिन उस टॉपिक के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो भी देखा है, इसका लिंक मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप लोग भी एक बार देखो। तो दिस इज़ प्रोडक्टिव। तो अगर आप सिर्फ बुराइयाँ ही करते रहोगे, ठीक है, तो आपका डिस्कशन भी प्रोडक्टिव नहीं होगा, अल्टीमेटली आपके अंदर पॉजिटिविटी भी नहीं होगी, और जब आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे ऑनलाइन फ्रेंड से, बाद में क्या करोगे,
क्या यार, चलता रहता है, चलाना पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिव हो, डिस्कशन हुआ होगा आपका, ठीक है, कौन कौन से स्किल के ऊपर वर्क कर रहा है ये डिस्कशन आप कर सकते हो, किन किन लोगों ने सेल्फ स्टडी में नई नई चीज़ें डिस्कवर की, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, कंटेंट शेयर कर सकते हो। तुरंत आप बाद में जब फ़ोन कट, मतलब ऑनलाइन मीटिंग आप लीव करोगे, तुरंत ही देखोगे कि हाँ चलो इसने ये किया है तो मैं भी देखता हूँ, या मैं भी देखती हूँ कि इसमें क्या है, अच्छे से समझ में आए वैसा क्या है, नया क्या है, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो अगर इन सभी चीज़ों के ऊपर आप फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपका ऑनलाइन स्टडी जो है वो हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव होगा और हेल्पफुल होगा, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफकोर्स आपके साथ ही है, आप जब चाहे तब फैकल्टी को मिलने आ सकते हो, या फिर कॉल पे या व्हाट्सएप पे भी टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, सो होपफुली ये सारे पॉइंट्स जो है वो आपके ऑनलाइन स्टडीज़ को हेल्पफुल ऑनलाइन स्टडीज़ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए हेल्पफुल रहेंगे, और हम कह सकते हैं कि हमारा स्टडी जो है वो भी वैल्यूएबल रहेगा। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम और ऑनलाइन स्टडीज़ शुरू करते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।